देखिए, इसके पहले कि हम लोग लेक्चर की शुरुआत करें, एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है, 2 मिनट आप लोगों का लगना है, थोड़ा सा जान लीजिए। देखिए, यूपी पीसीएस प्रीलिम्स के टेस्ट सीरीज का डिस्कशन हमारा चल रहा है, जहां पर हम 50 से ज़्यादा टेस्ट सीरीज को आप लोगों को प्रोवाइड करेंगे पीडीएफ फॉर्म में विद आंसर की। इसके अलावा यहाँ पर हम आपको मंथली करंट अफेयर्स क्विज प्रदान करेंगे, जो कि जनवरी 2021 से लेकर के सितंबर 2021 तक का होगा। और साथ ही साथ मंथली एडिटोरियल्स का संग्रह भी आपको प्रदान किया जाएगा, जो कि जनवरी 2021 से लेकर के सितंबर 2021 के मध्य तक का होगा। और साथ ही साथ सभी विषयों के लगभग 100 पेज के आपको नोट्स प्रोवाइड करवाए जाएंगे, जो कि करंट से रिलेटेड होगा। और लगभग 10 से 11 पेज के नोट्स आपको डेली, मतलब छोटे छोटे टुकड़ों में करके आपको वह नोट्स प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं। ठीक है, इन सब के लिए जो फीस है वह मात्र 300 रुपये है। और इसके लिए आपको हमारे व्हाट्सएप नंबर 9044883929 पर हाय या हेलो लिख करके मैसेज करना होगा। तो फिलहाल चलिए चलते हैं सीधा लेक्चर की तरफ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल केवल एकेडमी पर। देखिए, हमारा ये यूपी पीसीएस प्रीलिम्स के टेस्ट सीरीज का डिस्कशन चल रहा है, जहां पर आज हम बात करेंगे अपने टेस्ट नंबर 11 की, जो कि होगा पीसीएस मंत्रा का टेस्ट नंबर 2। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत कर लेते हैं और बात करते हैं हमारे पहले प्रश्न की। यहाँ पूछा जा रहा है कि नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकार करते समय संविधान के कितने अनुच्छेद प्रभावी हो गए थे? ए 13 अनुच्छेद, बी 14 अनुच्छेद, सी 15 अनुच्छेद या फिर डी 16 अनुच्छेद। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी। 26 नवंबर 1949 को हमारे संविधान को अंगीकृत करते हुए इसके 16 अनुच्छेदों को प्रभावी बना दिया गया था, जिनमें शामिल थे नागरिकता से संबंधित कुछ अधिकार, जो कि हैं अनुच्छेद 5 से 9 के बीच में। वैसे सामान्यतया वर्तमान में जाकर नागरिकता संबंधित अधिकारों के सभी प्रावधानों के बारे में देखेंगे तो यह होगा हमारे संविधान के भाग 2 के अनुच्छेद 5 से 11 के बीच में। लेकिन हम बात कर रहे हैं 26 नवंबर 1949 की। ठीक है, तो अब ध्यान दीजिएगा। तो नागरिकता से संबंधित कुछ प्रावधान या कुछ अनुच्छेद 5, 6, 7, 8 और 9 जो है यह लागू हो गए थे 26 नवंबर 1949 को ही। इसके अलावा राष्ट्रपति के शपथ से संबंधित अनुच्छेद 60, इसके अलावा निर्वाचन आयोग से संबंधित अनुच्छेद 324, इसके अतिरिक्त अनुच्छेद 366, जिसमें विभिन्न प्रकार की पदों से संबंधित परिभाषाएं दी हुई हैं, जैसे आंग्ल भारतीय कौन होगा या SC ST ये सब कौन होगा, इन सब के बारे में दिया गया है। इसके अलावा आर्टिकल 367, जिसमें संविधान के निर्वचन से संबंधित बातें कही गई हैं। इसके अलावा आर्टिकल 379, 380, 388 और 391। वैसे आर्टिकल 379 से लेकर के आर्टिकल 391 या 391 तक को संविधान के 7वें अनुच्छेद के माध्यम से अब निरसित कर दिया गया है। और 7वां अनुच्छेद कह रहा हूँ, संविधान के 7वें संशोधन के माध्यम से अब निरसित कर दिया गया है। और 7वां संविधान संशोधन हुआ था वर्ष 1956 में। और इसके अलावा अनुच्छेद 392, अनुच्छेद 393 और अनुच्छेद 394 भी 26 नवंबर 1949 को प्रभावी हो गए थे, जिसमें अनुच्छेद 392 में बात की गई है राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में, जो कि राष्ट्रपति यह करेगा कि जो संविधान को लागू करने संबंधित कठिनाइयां आएंगी उनको दूर करने के लिए आदेश जारी करेगा। अनुच्छेद 393 में यह कहा गया है कि इस संविधान का नाम भारत का संविधान होगा। और अनुच्छेद 394 में यह बताया गया है कि आज यानी कि 26 नवंबर 1949 को जब यह संविधान आरंभ हो रहा है, तब कौन कौन से संविधान या कौन कौन से अनुच्छेद जो है वह प्रभावी होंगे, वही जिनके बारे में अभी हमने बात की है। ठीक, तो फिलहाल चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। और एक बार आप जो भी अनुच्छेदों के बारे में बात हो उनको अपनी बैरेक्ट में देख जरूर लीजिएगा। अगला प्रश्न है कि भारत शासन अधिनियम 1935 के प्रावधानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, इसने केंद्र में द्वैध शासन व्यवस्था समाप्त कर दी थी। दूसरा, इसने प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली का आरंभ किया था। तीसरा, इसके द्वारा 11 राज्यों में द्विसदनीय व्यवस्था प्रारंभ की गई थी।
आपको बताना है कि उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन है ए 1 एवं 2, बी केवल 3, सी उपर्युक्त सभी, या डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त में से कोई भी कथन सही नहीं है। भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को लागू करते हुए प्रांतों से द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त कर दिया गया था और साथ ही साथ विधानमंडल और विधान परिषदों की स्थापना करते हुए 6 राज्यों में द्विसदनीय व्यवस्था को प्रारंभ किया गया था। इन 6 राज्यों में शामिल थे बंगाल, बम्बई, मद्रास, बिहार और उत्तर प्रदेश या फिर संयुक्त प्रांत। ठीक है, चले अगले प्रश्न पर। 1 2 3 4 5 ही तो हुआ और एक था असम। ठीक है, देखिए बंगाल, बम्बई, मद्रास, बिहार, संयुक्त प्रांत और असम में द्विसदनीय व्यवस्था को प्रारंभ किया गया था भारत शासन अधिनियम 1935 के माध्यम से। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा की प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था। ए एन गोपालास्वामी, बी जवाहरलाल नेहरू, सी अल्लादी कृष्णास्वामी अय्यर, या डी के एम मुंशी। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी, संविधान की प्रारूप समिति के सदस्य जो है वह जवाहरलाल नेहरू नहीं थे और के एम मुंशी एकमात्र कांग्रेसी थे जो कि संविधान की प्रारूप समिति के सदस्य थे। अब बात कर लेते हैं प्रारूप समिति के बारे में थोड़ा सा। देखिए, डॉक्टर बी कुछ ज़्यादा बड़ा हो गया, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की अध्यक्षता में संविधान की प्रारूप समिति का गठन किया गया था और कुल 7 सदस्य थे इस प्रारूप समिति में, जिसमें तो एक थे बी आर अम्बेडकर। टोटल कितने सदस्य थे? 7। एक अध्यक्ष थे इस प्रारूप समिति के बी आर अम्बेडकर। तो बी आर अम्बेडकर के अलावा कुल 6 सदस्य थे जिनके नाम मैं बता रहा हूँ। एन गोपालास्वामी अयंगर, ठीक है, अल्लादी कृष्णास्वामी अय्यर, इसके अलावा के एम मुंशी, फिर मोहम्मद सादुल्लाह, उसके अलावा बी एल मित्र और इनके अलावा थे डी पी खेतान। ये कुल 6 लोग जो है इसमें सदस्य के रूप में, और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है वह प्रारूप समिति के अध्यक्ष के रूप में कार्य कर रहे थे। लेकिन 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 हर जगह है ना, आगे चल करके बी एल मित्र के स्थान पर एन माधवराव को प्रारूप समिति का सदस्य बनाया गया और डीपी खेतान की मृत्यु हो गई 1948 में, जिसके बाद टीटी कृष्णामाचारी को इस प्रारूप समिति के सदस्य के रूप में शामिल किया। कृष्णामाचारी को प्रारूप समिति के सदस्य के रूप में शामिल किया गया था। ठीक, चले अगले प्रश्न पर। चलिए, यहाँ पूछा जा रहा है कि संविधान सभा में अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी कैटेगरी के कितने सदस्य शामिल थे। ए 26, बी 33, सी 73 या फिर डी 79 या 79। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी, संविधान सभा में अनुसूचित जनजाति के कुल 33 सदस्य शामिल थे और अनुसूचित जाति यानी कि एससी कैटेगरी के कुल 26 सदस्य थे और 15 जो है वह महिला सदस्य थी। यह आप ध्यान में रखिएगा। संविधान सभा में एससी कैटेगरी के 26 सदस्य, फीमेल कैटेगरी की 15 सदस्य और अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी कैटेगरी के या एसटी समुदाय के कुल 33 सदस्य शामिल थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रावधानों में से कौन से प्रावधान 1833 के चार्टर अधिनियम में किए गए थे। पहला, ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक कार्यों को बंद कर उसे विशुद्ध प्रशासनिक निकाय बना दिया गया। दूसरा, सिविल सेवकों की भर्ती एवं चयन हेतु खुली प्रतियोगिता व्यवस्था का आरंभ हुआ। तीसरा, कंपनी के राजनीतिक एवं वाणिज्यिक कार्यों को अलग कर दिया गया।
कूट है ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक एवं दो, या डी एक दो एवं तीन। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए, केवल और केवल पहला कथन सही है कि 1833 के चार्टर एक्ट के बाद कंपनी के समस्त व्यापारिक कार्यों को बंद करते हुए कंपनी को एक प्रशासनिक निकाय में तब्दील कर दिया गया था। ठीक, अब कंपनी किसी भी प्रकार का भारत में व्यावसायिक कार्य नहीं करती थी या व्यापार नहीं करती थी, बल्कि अब कंपनी भारत के प्रशासन का कार्य करेगी। कब? 1833 के चार्टर अधिनियम के बाद। लेकिन और सबके बारे में बात कर लें थोड़ा थोड़ा। देखिए, सिविल सेवकों की भर्ती हेतु चयन एवं खुली प्रतियोगिता व्यवस्था का आरंभ किया गया था 1853 के चार्टर एक्ट के माध्यम से। तो वहीं पिट्स इंडिया एक्ट के माध्यम से कंपनी के राजनीतिक और वाणिज्यिक कार्यों को पृथक किया गया था। 1748 लिख रहा हूँ, 1784 है, ठीक है। पिट्स इंडिया एक्ट के माध्यम से, जो कि 1784 का था, 1784 का ही था ना, हाँ। पिट्स इंडिया एक्ट के माध्यम से जो है कंपनी के राजनीतिक एवं वाणिज्यिक कार्यों को अलग अलग कर दिया गया था, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पूछा जा रहा है कि संविधान सभा की गठित समितियों में समिति एवं उनके अध्यक्ष के संबंध में कौन सुमेलित नहीं है? ए प्रांतीय संविधान समिति जेबी कृपलानी, बी प्रारूप समिति डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सी संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, या डी सर्वोच्च न्यायालय की तदर्थ समिति एस वरदाचारी। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए, प्रांतीय संविधान समिति के जो अध्यक्ष थे वह जेबी कृपलानी नहीं थे, वह थे सरदार पटेल, ठीक है। बाकी अन्य सभी सही सुमेलित है। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, संचालन समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और सर्वोच्च न्यायालय तदर्थ समिति के जो अध्यक्ष थे वह थे एस वरदाचारी। अगर कुछ और अध्यक्षों के बारे में बात करें तो संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू, और इसके अलावा संघीय संविधान समिति के भी अध्यक्ष थे डॉक्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। और राज्यों से समझौता करने वाली समिति के भी अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो संचालन समिति हमने देख ही लिया। इसके अलावा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे वह राष्ट्रीय ध्वज संबंधी तदर्थ समिति के भी अध्यक्ष थे, ठीक है। कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। किसके संदर्भ में तदर्थ समिति थी? तो राष्ट्रीय ध्वज के संदर्भ में बनी तदर्थ समिति के भी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक। नेक्स्ट पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से यह किसका कथन था उद्देशिका आधारशिला है? तो संविधान उस पर खड़ी अट्टालिका है। अट्टालिका यानी कि मकान या बिल्डिंग कह लीजिए, ठीक है, मीनार कह लीजिए। तो बताइए यह किसका कथन है? ए न्यायमूर्ति हिदायतुल्लाह, बी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सी के.एम. मुंशी, या फिर डी सुभाष कश्यप। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी सुभाष कश्यप का यह कथन है कि अगर उद्देशिका आधारशिला है तो संविधान उस पर खड़ी अट्टालिका है। इसके साथ ही साथ सुभाष कश्यप यह भी कहते हैं कि संविधान अगर शरीर है तो उद्देशिका उसकी आत्मा है। बात करें इन सभी के बारे में तो न्यायमूर्ति हिदायतुल्लाह ने उद्देशिका को संविधान की मूल आत्मा कहा था, और के.एम. मुंशी ने जो है उद्देशिका को राजनीतिक जन्मपत्री कहा था। राजनीतिक जन्मपत्री के.एम. मुंशी ने कहा था उद्देशिका को, ठीक है। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा था संवैधानिक उपचारों के अधिनियम यानी कि अनुच्छेद 32 को। तो ध्यान में रखिएगा या फिर नहीं रखिएगा, ठीक है। क्यों नहीं रखेंगे जरा ये आप बता दीजिए।
ठीक है, एक बार फिर से देख लीजिए। तो न्यायमूर्ति हिदायतुल्लाह ने उद्देशिका को संविधान की मूल आत्मा कहा था, तो के.एम. मुंशी ने उद्देशिका को उद्देशिका को राजनीतिक जन्मपत्री कहा था। तो सुभाष कश्यप ने उद्देशिका के संदर्भ में 2 स्टेटमेंट दी थी। एक तो संविधान शरीर है तो उद्देशिका उसकी आत्मा है, और दूसरा उद्देशिका यदि आधारशिला है तो संविधान उस पर खड़ी अट्टालिका है। तो वहीं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा करार दिया था या माना था। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम के प्रावधानों को हितैषी निरंकुशवाद का नाम दिया गया। ए. भारतीय परिषद अधिनियम 1909, बी. भारत शासन अधिनियम 1919, सी. भारत शासन अधिनियम 1935 या डी. उपर्युक्त में से कोई नहीं। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए। भारतीय परिषद अधिनियम 1909 को हितैषी निरंकुशवाद या संवैधानिक तानाशाही कहा गया था। क्योंकि इसमें जनता के लिए किसी भी प्रकार का सुधार नहीं किया गया था, बल्कि सांप्रदायिकता को वैधानिकता प्रदान करते हुए एक पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था करके अलग से मुस्लिम समुदाय को वोट देने का अधिकार दिया गया था। ठीक है, तो इसी पृथक निर्वाचन मंडल के निर्माण के कारण जो है, या सांप्रदायिकता को बढ़ावा दिए जाने के कारण, या यूं कह लीजिए तो सांप्रदायिकता को वैधानिकता प्रदान किए जाने के कारण ही भारत परिषद अधिनियम 1909 को हितैषी निरंकुशवाद या संवैधानिक तानाशाही कहा जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा भारत में दास प्रथा को विधि विरुद्ध घोषित किया गया था। ए. पिट्स इंडिया एक्ट 1784, बी. चार्टर एक्ट 1813, सी. चार्टर एक्ट 1833 या फिर डी. चार्टर एक्ट 1853। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी। चार्टर एक्ट 1833 के माध्यम से भारत में दास प्रथा को विधि विरुद्ध घोषित कर दिया गया था, या दास प्रथा को अवैध घोषित कर दिया गया था, और अंततोगत्वा 1843 में भारत में दास प्रथा को पूरी तरीके से समाप्त कर दिया गया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, संविधान की प्रस्तावना विधायिका की शक्ति का स्रोत है एवं उसकी शक्तियों पर प्रतिबंध लगा सकती है। दूसरा, संविधान की प्रस्तावना न्यायोचित है एवं इसकी व्यवस्थाओं को न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। नेक्स्ट, आपको बताना है कि उपरोक्त में से कौन से कथन सही है। ऑप्शन है ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, या डी न तो एक और न ही दो। जरा इस स्टेटमेंट को आप लोग एक बार फिर से पढ़िए। चलिए, इसका जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, दो के दोनों ही कथन जो है वह गलत दिए हुए हैं। क्योंकि संविधान की प्रस्तावना जो है वह विधायिका की शक्ति का न तो स्रोत है, न ही विधायिका की शक्ति पर किसी भी प्रकार का प्रतिबंध लगा सकती है। ठीक है, इस संदर्भ में अभी रुकिए, इसके बारे में भी देखिए। पहले, संविधान की जो प्रस्तावना है वह न्यायोचित नहीं है एवं इसकी व्यवस्थाओं को न्यायालय में किसी भी प्रकार की चुनौती नहीं दी जा सकती है। ठीक है, सिंपल सा कहें तो न तो विधायिका की शक्ति का स्रोत है, न ही विधायिका की शक्तियों पर प्रतिबंध लगाती है, और जो प्रस्तावना है वह गैर न्यायोचित भी है। ठीक है, यह आप ध्यान में रखिएगा। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में, और ये वो चीज़ अच्छा चलिए अभी आगे प्रश्न में आएगा कि संविधान का भाग है कि नहीं है प्रस्तावना। चलिए कमेंट करके तब तक आप लोग बता दीजिएगा। यहाँ पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता संसदीय संप्रभुता के सिद्धांत के विपरीत है। ए संवैधानिक सर्वोच्चता का सिद्धांत, बी शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत, सी न्यायिक समीक्षा का सिद्धांत, या डी उपर्युक्त सभी। चलिए, संसदीय संप्रभुता के सिद्धांत की बात की जा रही, मतलब वैसी स्थिति जहाँ पर संसद ही सर्वोच्च हो। तो ध्यान में रखिएगा। अब विकल्पों को एक बार खुद से पढ़िए। चलिए,
इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी। अगर संविधान सर्वोच्च होगा तो संसद संप्रभु कैसे हो जाएगी? संसद को उसकी शक्तियां कहाँ से मिलती हैं? संविधान से। अगर संविधान ने शक्तियों को बांट दिया है तब भी संसद संप्रभु नहीं हो सकती है। अगर संसद के विधियों का न्यायिक समीक्षा की जा सकती है संविधान के माध्यम से न्यायालय के द्वारा, तब भी तो संसद संप्रभु नहीं होगी। तो संसदीय संप्रभुता के सिद्धांत के विपरीत यह तीनों सिद्धांत हैं: संवैधानिक सर्वोच्चता का सिद्धांत, शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत और न्यायिक समीक्षा का सिद्धांत। ठीक है, देखिए संविधान ही भारत की संसद को अधिकार और शक्तियां प्रदान करता है। शक्तियों के पृथक्करण के अंतर्गत इसके अंतर्गत संसद जो है, शक्तियों के पृथक्करण के अंतर्गत संसद केवल उन्हीं विषयों के संबंध में कानून बना सकती है ना जो संघ सूची या समवर्ती सूची के विषयों में आते हों। राज्य सूची के विषय में तो कानून नहीं बना सकती जब तक कि कोई विशेष परिस्थिति ना हो। ठीक है, और संसद द्वारा बनाए गए इन कानूनों को उच्चतम न्यायालय में चुनौती भी तो दी जा सकती है, या यूँ कह लीजिए तो संसद द्वारा बनाए गए कानूनों की न्यायिक समीक्षा भी तो की जा सकती है न्यायालयों के अधीन। तो इस प्रकार से यह सभी सिद्धांत जो हैं वह संसदीय संप्रभुता के विपरीत हैं, जबकि इसके उल्टे ब्रिटेन में जो है संसदीय सर्वोच्चता का सिद्धांत प्रचलित है। ठीक है, क्यों? क्योंकि ब्रिटेन का कोई लिखित संविधान नहीं है। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित न्याय शब्द के संदर्भ में क्या सत्य है? पहला, प्रस्तावना में न्याय शब्द 3 भिन्न रूप हो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप में व्यक्त किया गया है। दूसरा, इनकी सुरक्षा मौलिक अधिकार व नीति निर्देशक सिद्धांतों के विभिन्न उपबंधों के जरिए की जाती है। तीसरा, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के इन तत्वों को फ्रांसीसी क्रांति से लिया गया है। विकल्प है आपके पास ए 1 और 2, बी 1 और 3, सी 2 और 3, डी उपर्युक्त सभी। बताइए कौन सा कथन जो है वह सत्य है? चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, पहला और दूसरा स्टेटमेंट सही है। देखिए, भारत में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के तत्वों को हमारी प्रस्तावना में लिया गया है। कहाँ से बताइए? यह लिया गया है रूसी क्रांति से। कब की क्रांति? तो 1917 की रूसी क्रांति से इन शब्दों को लिया गया है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की अवधारणा को। सामाजिक न्याय का अर्थ क्या है? तो हर व्यक्ति के साथ जाति, रंग, धर्म, लिंग आदि के आधार पर बिना भेदभाव के उसके साथ समान व्यवहार करना। वहीं आर्थिक न्याय का क्या अर्थ होगा? तो आर्थिक कारणों के आधार पर किसी व्यक्ति से भेदभाव न किया जाए, यह सुनिश्चित करता है आर्थिक न्याय, और इसमें संपदा, आय, संपत्ति आदि की असमानता को दूर करना भी शामिल होता है। और राजनीतिक न्याय क्या होता है? तो हर व्यक्ति को समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त हों, जैसे कि हमारे यहाँ वोट देने का अधिकार सभी को समान रूप से है। यदि आप 18 वर्ष से ऊपर के हैं तो आप आसानी से अपने वोट का प्रयोग कर सकते हैं या फिर कहीं से भी चुनाव लड़ सकते हैं। ठीक है, कुछ कंडीशंस हैं, उन कंडीशंस को सिर्फ आपको नहीं सभी को फुलफिल करना होगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान भारतीय संविधान की एकात्मक विशेषता के विरुद्ध है? ए, आपातकाल का प्रावधान, बी, केंद्र सरकार के एजेंट के रूप में राज्यपाल की नियुक्ति, सी, अखिल भारतीय सेवाएं, या डी, स्वतंत्र न्यायपालिका। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, संविधान की एकात्मक विशेषता के विरुद्ध है स्वतंत्र न्यायपालिका का प्रावधान। किस प्रकार से? तो भारतीय संविधान में केंद्र एवं राज्यों के मध्य विवाद के समाधान के लिए और संविधान की व्याख्या के लिए एक स्वतंत्र न्यायपालिका का प्रावधान कर दिया गया। अब यह तो एक संघीय व्यवस्था हो गई ना, न कि एकात्मक विशेषता। ठीक है, यह एकात्मक व्यवस्था।
बाकी अन्य सभी प्रावधान जिससे केंद्र को संपूर्ण शक्तियाँ प्राप्त हो जाती हैं, जैसे कि आपातकाल हो गया, राज्यों में जो राज्यपाल रहता है वह केंद्र सरकार के एजेंट के रूप में कार्य करता है, या फिर आप कह लीजिए कि अखिल भारतीय सेवाएं, यह भी तो केंद्र सरकार के ही अधीन होती हैं, तो यह सभी केंद्र को अधिक शक्तियां प्रदान करती हैं राज्यों की अपेक्षा। ठीक है। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से नहीं ली गई है? पहला, समवर्ती सूची का प्रावधान। दूसरा, अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना। तीसरा, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। विकल्प है आपके पास ए 1 और 2, बी 1 और 3, सी 2 और 3, या डी 1, 2 और 3। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, 3 के तीनों ही चीज़ें जो है वह अमेरिका के संविधान से नहीं ली गई। समवर्ती सूची कहाँ से ली गई है? तो समवर्ती सूची का प्रावधान हमारे संविधान में ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होने का प्रावधान हमारे संविधान में कनाडा के संविधान से लिया गया है। तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया शब्द को हमारे संविधान में जापान के संविधान से लिया गया है। ठीक, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। यहाँ पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना के संबंध में कौन सा कथन गलत है? ए, प्रस्तावना में कोई भी संशोधन केवल अनुच्छेद 368 के अधीन ही हो सकता है। दूसरा, प्रस्तावना को अब तक केवल एक बार ही संशोधित किया गया है। आपके पास विकल्प हैं ए 1, बी 2, सी 1 और 2 दोनों, या डी न तो 1 और न ही 2। ठीक है, तो बता दीजिए। यहीं पर स्टेटमेंट आपके सामने रहे इसलिए मैंने इस प्रकार से पढ़ दिए दोनों विकल्पों को। यहाँ पर आप देख लीजिए। देखिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी, न तो 1 और न ही 2। ठीक है, देखिए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना जो है यह संविधान सभा द्वारा 22 जनवरी 1947, ध्यान रखिएगा, 22 जनवरी 1947 को पारित उद्देश्य प्रस्ताव पर ही आधारित है। ठीक है, और भारतीय संविधान की जो प्रकृति है वह न्यायोचित नहीं है, यानी कि न्यायालय से उसको लागू करवाया नहीं जा सकता है। और यदि प्रस्तावना में किसी भी प्रकार का संशोधन करना हो तो वह अनुच्छेद 368 के अधीन ही होगा। ठीक है, और दूसरी चीज़, प्रस्तावना में अब तक केवल एक बार ही संशोधन किया गया है। कब? वर्ष 1976 में, जब हमारे संविधान का 42वां संविधान संशोधन हुआ था। उसी में हमारे प्रस्तावना को संशोधित किया गया था और इसके अंतर्गत प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द को जोड़ा गया था। ठीक है, 3 शब्द जोड़े गए थे 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से प्रस्तावना में, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। ठीक है, तो 2 के दोनों ही कथन जो है वह गलत हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर पूछ रहा है कि कौन सा कथन जो है वह गलत है, जबकि यहाँ पर जो दोनों स्टेटमेंट है यहाँ बिल्कुल सही है। तो कौन सा कथन गलत होगा? न तो 1 और न ही 2। नेक्स्ट पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? एक तरफ विभिन्न राज्य हैं और दूसरी तरफ उनकी स्थापना के वर्ष हैं। ए, हरियाणा 1966, बी, नागालैंड 1963, सी, गुजरात 1962, या डी, हिमाचल प्रदेश 1971। चलिए, इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी है। गुजरात देखिए द्विभाषी राज्य था एक मुंबई 1960 के पहले। 1960 में बम्बई का विभाजन हो गया और महाराष्ट्र और मुंबई बने, और गुजरात जो है वह भारतीय संघ का 15वां राज्य बन गया था। बाकी सबका आप याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट, संविधान के अनुच्छेद 3 के संबंध में क्या असत्य है? ए, इस अनुच्छेद के अंतर्गत संसद किसी राज्य के क्षेत्र को बढ़ा घटा सकती है। बी,
किसी राज्य की सीमा में परिवर्तन भी इसी अनुच्छेद के द्वारा किया जा सकता है। सी, अनुच्छेद 3 के अंतर्गत परिवर्तन से संबंधित किसी भी बिल को संसद में लाने के लिए राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी की आवश्यकता नहीं है। डी, अनुच्छेद 3 के अंतर्गत संसद कोई भी परिवर्तन बिना राज्यों के अनुमति के भी कर सकती है। चलिए, सबसे पहले तो पता ये होना चाहिए कि अनुच्छेद 3 में है क्या। तो देखिए, अनुच्छेद 3 या आर्टिकल 3 में संसद को भारतीय संघ में नए राज्यों के निर्माण या जो वर्तमान के राज्य हैं उनके क्षेत्र, उनकी सीमा और उनके नाम में परिवर्तन करने की शक्ति देता है। किसे? संसद को, केंद्र सरकार को नहीं, संसद को यह शक्ति अनुच्छेद 3 प्रदान करता है कि वह भारतीय संघ में कि नए राज्यों का निर्माण कर सके या जो वर्तमान राज्य हैं उनके क्षेत्र, उनकी सीमा अथवा उनके नाम को परिवर्तित कर सके। अब आप बताइए कि इस संविधान, यह परिवर्तन या फिर यह प्रक्रिया के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वह असत्य है। तो चलिए, फिलहाल इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अनुच्छेद 3 के अंतर्गत परिवर्तन से संबंधित किसी भी बिल को संसद में लाने के लिए राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी की आवश्यकता होती है। ठीक है, कुछ और कंडीशनें भी होती हैं। ठीक है, देखिए, 2 शर्तें हैं अनुच्छेद 3 के अंतर्गत। यदि संसद चाहे किसी राज्य का निर्माण कर सके, भारतीय संघ में नए राज्य का निर्माण कर सके या किसी वर्तमान राज्य के क्षेत्र में परिवर्तन कर सके, उसकी सीमा में परिवर्तन कर सके या उसके नाम में परिवर्तन कर सके, तो यह शक्ति संसद को दी गई है। लेकिन यह शक्ति संसद की 2 शर्तों के अधीन है। पहली तो ये हो गई कि यह बिल जो है वह राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी के बाद ही संसद में पेश होगा, और दूसरी, राष्ट्रपति इस बिल को संबंधित राज्य के विधानमंडल के पास उसका विचार जानने के लिए भेजता है। ठीक है, हालांकि राज्य विधानमंडल का विचार क्या आता है क्या नहीं आता है यह मानने के लिए संसद जो है वह बाध्य नहीं है, लेकिन राष्ट्रपति को भेजना जरूर होगा विचार करने के लिए। ठीक है, चलिए अब बात करें अगले प्रश्न पर। बाकी सभी सही हैं। ठीक है, अनुच्छेद 3 के अंतर्गत संसद कोई भी परिवर्तन बिना राज्यों के अनुमति के भी कर सकता है। ठीक, नेक्स्ट, यहाँ पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा मूल अधिकार विदेशियों को भी प्राप्त है। ए, लोक नियोजन के विषय में समता का अधिकार। बी, विधि के समक्ष समता एवं विधि का समान संरक्षण। सी, संस्कृत और शिक्षा संबंधी अधिकार। या डी, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी, विधि के समक्ष समता एवं विधि का समान संरक्षण। यह अधिकार भारतीयों के साथ साथ विदेशी नागरिकों को भी प्राप्त है। देखिए, ऐसे प्रश्नों में या विदेशी नागरिकों को कौन से अधिकार प्राप्त हैं और भारतीय नागरिकों को कौन से अधिकार प्राप्त हैं, पहली चीज़ तो इनको अलग अलग याद करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी चीज़, आपको यह भी याद करने की ज़रूरत नहीं है कि विदेशियों को कौन कौन से अधिकार प्राप्त हैं। आप बस इतना याद कर लीजिए कि भारतीयों को कौन कौन से अधिकार प्राप्त हैं, तो वह कम है। सिर्फ 5 अधिकार हैं जो सिर्फ और सिर्फ भारतीय नागरिकों को दिए गए हैं। उनमें शामिल है आर्टिकल 15, पेन कुछ ज़्यादा हाईलाइट हो गई है हमारी। ठीक है, आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 19 और आर्टिकल 29 और 30। यह सभी के सभी 5 के पाँचों अधिकार सिर्फ और सिर्फ भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त हैं, अन्य किसी को नहीं। बस आप इतना याद कर लीजिए, जिसमें अनुच्छेद 15 के अंतर्गत धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान पर विभेद के लिए बात की गई है, या फिर यूँ कह लीजिए तो विभेद के विरुद्ध अधिकार प्रदान किया गया है। तो अनुच्छेद 16 में लोक नियोजन के विषय में समता का अधिकार प्रदान किया गया है। वहीं
अनुच्छेद 19 के अंतर्गत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, सम्मेलन, संघ, निवास, व्यवसाय आदि का अधिकार या आदि की सुविधा का अधिकार प्रदान किया गया है। तो अनुच्छेद 29 के अंतर्गत जो है अपनी भाषा, अपनी लिपि, अपनी संस्कृति को सुरक्षित रखने के साथ साथ भारत के किसी भी शिक्षण संस्थान में जो कि राज्य द्वारा पोषित हो उसमें प्रवेश के संबंधित अधिकार प्रदान किए गए हैं। तो अनुच्छेद 30 के अंतर्गत जो है बताइए, अपनी भाषा के को सुरक्षित रखने के लिए या अल्पसंख्यकों को शिक्षण संस्थानों की स्थापना और उन शिक्षण संस्थानों से संबंधित उनके कुछ विशेष अधिकारों के बारे में बात की गई है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पूछा जा रहा है कि सन 1953 में फजल अली की अध्यक्षता में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग के संबंध में क्या असत्य है। ए, आयोग ने सिफारिश की कि राज्यों के पुनर्गठन में भाषा को मुख्य आधार बनाया जाना चाहिए। बी, इसने एक राज्य एक भाषा के सिद्धांत को स्वीकार किया। सी, इसी आयोग की सिफारिशों के आधार पर राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 पारित किया गया। डी, इसका मत था कि किसी भी राजनीतिक इकाई के पुनः निर्धारण में भारत की एकता को प्रमुखता दी जानी चाहिए। चलिए जल्दी कीजिए। इसका जो सही आंसर है ना वह है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, एक राज्य एक भाषा के सिद्धांत को फजल अली की अध्यक्षता वाली राज्य पुनर्गठन आयोग ने अस्वीकार कर दिया था। ठीक है, स्वीकार नहीं किया था। देखिए, इनका मानना था या इन्होंने कहा था कि हालांकि राज्यों के पुनर्गठन में भाषा को मुख्य आधार बनाया जाना चाहिए, लेकिन एक राज्य एक भाषा का सिद्धांत जो है वह निहायत ही खराब है या उसको अस्वीकार कर दिया था इन्होंने। ठीक है, बाकी इनके इसी आयोग की सिफारिशों के आधार पर 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित किया गया था और साथ ही साथ इसके अंतर्गत 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन कर दिया गया था। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न के बारे में बात करते हैं। यहाँ पूछा जा रहा है, पहले अपने पेन का कलर थोड़ा सा चेंज कर ले। ठीक, यहाँ पूछा जा रहा है कि भारत और बांग्लादेश के मध्य लैंड बाउंड्री समझौता किस संविधान संशोधन अधिनियम के अंतर्गत किया गया। ए, 100वें, बी, 99 में, सी, 97 में या फिर डी, 98 में। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए, भारत और बांग्लादेश के मध्य लैंड बाउंड्री समझौता जो है यह किया गया था 100वें संविधान संशोधन अधिनियम 2015 के माध्यम से, जिसमें भारत ने अपने 111 भूमि के टुकड़े या यूँ कह लीजिए तो एनक्लेव जो है वह बांग्लादेश को दे दिए थे और बांग्लादेश ने अपने 51 एनक्लेव भारत को दे दिए थे। ठीक है, यह समझौता 100वें संविधान संशोधन अधिनियम 2015 के माध्यम से किया गया था। ठीक है, वहीं 97वां संविधान संशोधन 99वां संविधान संशोधन जो है यह NJAC यानी कि राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग के गठन से संबंधित था। तो 98वां संविधान संशोधन संबंधित था किससे बताइए, कर्नाटक राज्य के हैदराबाद कर्नाटक क्षेत्र के लिए विशेष प्रावधान से संबंधित। और 97वां संविधान संशोधन जो था वह था सहकारी समितियों को संवैधानिक संरक्षण प्रदान किए जाने से। अगला प्रश्न है, एक तरफ विभिन्न अनुच्छेद हैं और दूसरी तरफ उन अनुच्छेदों में आने वाले प्रावधान हैं। ठीक है, बताना है आपको इनको सही सुमेलित करते हुए नीचे कूट के माध्यम से, कूट दूसरी साइड में है। ए, अनुच्छेद 5 भारत से बाहर रहने वाले भारतीय मूल के व्यक्तियों के नागरिकता अधिकार। बी, अनुच्छेद 8 संविधान के प्रारंभ में नागरिकता। सी, अनुच्छेद 7 संसद द्वारा नागरिकता के अधिकार का विधि द्वारा विनियमन किया जाना। और अनुच्छेद 11 पाकिस्तान को प्रवसन करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार। विकल्प हैं ए,
1 2 3 4, बी 2 1 4 3, सी 3 2 1 4 या डी 4 3 2 1। चलिए एक बार इनको आप फिर से देख लीजिए, ध्यानपूर्वक देख लीजिए और यहीं से सुमेलित कर लीजिए, ठीक है, जो जो यहाँ पर मिल जाए आपको। और यहाँ पर अब देख लीजिए। चलिए फिलहाल इसका जो सही आंसर है, ज़्यादा समय नहीं देते हैं, ठीक है, मैं तो बताऊंगा ही। इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी 2 1 4 3, ठीक है। अब देखिए आराम से, ये अनुच्छेद 11 को अभी भूल जाइए, ठीक है। देखिए अनुच्छेद 5 में दिया गया है संविधान के प्रारंभ में नागरिकता, यानी कि ये वाला भाग, ठीक है। अनुच्छेद 6 में बात की गई है पाकिस्तान से भारत को प्रवसन करने वाले, यानी पाकिस्तान से भारत में आने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के बारे में, ठीक है। टोटल यहाँ पर जो बातें की गई हैं वह नागरिकता अधिकारों या नागरिकता के बारे में बात की गई कि कौन कौन सा व्यक्ति जो है वह भारत का नागरिक होगा। संविधान के भाग 2 में हमने देखा पहले ही प्रश्न में कि संविधान के भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 तक इस बारे में प्रावधान या नागरिकता के बारे में प्रावधान किया गया है कि संविधान के लागू होने के समय जो व्यक्ति भारत के नागरिक बने वे कौन होंगे, ठीक है। तो ऐसा आप समझ लीजिए कि संविधान के लागू होने के समय जो व्यक्ति भारत के नागरिक बने उनके बारे में बात की गई है अनुच्छेद 5 से 11 के बीच में, यानी कि संविधान के भाग 2 में, ठीक है। इतनी चीज़ें क्लियर हो गई। और बाकियों के लिए बात की गई है नागरिकता अधिनियम 1955 में, जिसमें आप या जिसके तहत कोई भी व्यक्ति भारत की नागरिकता को अर्जित भी कर सकता है और भारत की नागरिकता को त्याग भी सकता है। अब बात करते हैं हम लोग संविधान के लागू होते समय जो व्यक्ति भारत के नागरिक बने उनके बारे में किस किस प्रकार का और कौन कौन से अनुच्छेद में क्या क्या प्रावधान किए गए थे। सबसे पहले अनुच्छेद 5 में बात की गई थी संविधान के प्रारंभ में भारत की नागरिकता के बारे में। उसके बाद अनुच्छेद 6 आता है जिसमें बात की गई है पाकिस्तान से भारत को प्रवसन या फिर पाकिस्तान से भारत में आने वाले कुछ व्यक्तियों के या जो व्यक्ति पाकिस्तान से भारत आ गए थे उनकी नागरिकता के अधिकार के बारे में। इसके बाद आया अनुच्छेद 7 जिसमें बात की गई पाकिस्तान को जाने वाले कुछ व्यक्तियों के अधिकारों या उनकी नागरिकता के बारे में, ठीक है। भारत से बाहर भारतीय मूल के अधिकारों के बारे में बात की गई अनुच्छेद 8 में, ठीक। और अनुच्छेद 11 में बात की गई संसद द्वारा नागरिकता के अधिकारों का विधि द्वारा विनियमन किए जाने के संदर्भ में, ठीक है। अनुच्छेद 7 का आपका यहाँ सुमेलित होगा पाकिस्तान को प्रवसन करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार, ठीक। 2 1 4 3। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर। थोड़ा जब इधर उधर होता है तो कन्फ्यूजन हो जाती है ना। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। यहाँ पूछा जा रहा है कि क्षेत्रीय परिषदों के संबंध में क्या सत्य नहीं है। ए, यह एक सांविधिक निकाय है। बी, इनका गठन संसद द्वारा राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत किया गया है। सी, क्षेत्रीय परिषद का अध्यक्ष भारत का प्रधानमंत्री होता है। और डी, मध्य क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय प्रयागराज में है। चलिए इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी। यह कथन जो है वह गलत है। क्षेत्रीय परिषदों का जो अध्यक्ष होता है वह भारत का प्रधानमंत्री नहीं, वह भारत का गृह मंत्री होता है। सभी क्षेत्रीय परिषदों का जो अध्यक्ष है वह भारत का गृह मंत्री होता है। इसका गठन जो है राज्य पुनर्गठन अधिनियम उसी के माध्यम से, ठीक है, जिसके बारे में अभी हमने थोड़ी देर पहले चर्चा की थी और 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में बात की थी। तो उसी राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के माध्यम से ही क्षेत्रीय परिषदों का भी गठन किया गया था, यानी कि यह एक सांविधिक निकाय है, ठीक है। संसद में विधि के द्वारा संसद में बनाई गई विधि के अधीन यदि किसी संस्था या संगठन का गठन होता है तो उसे सांविधिक निकाय कहते हैं। और जिन संस्था या जिन संगठनों के बारे में संविधान में उल्लेख किया जाता है उसे संवैधानिक निकाय कहा जाता है, ठीक है। ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है, क्लियर कर लीजिएगा, काफ़ी लोग इसमें कंफ्यूज रहते हैं। तो
राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के अंतर्गत 5 क्षेत्रीय परिषदों का गठन किया गया, जो थी उत्तरी, मध्य, पूर्वी, पश्चिमी और दक्षिणी। ठीक है, जैसे जैसे हमारा मैप है वैसे डिवाइड कर लीजिए। एक उत्तर के लिए हो गया था, एक उत्तर के लिए हो गया, एक दक्षिण के लिए हो गया, एक पूर्व के लिए हो गया, एक पश्चिम के लिए हो गया, एक मध्य के लिए हो गया। ठीक है, ये दिशा में इधर उधर बताया हूँ, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब ये तो हो गई बातें राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के अंतर्गत गठित 5 क्षेत्रीय परिषदों के बारे में और इनके अध्यक्ष के बारे में। अब इनके उपाध्यक्षों के बारे में बात करते हैं तो क्रमानुसार प्रत्येक क्षेत्रीय परिषद में कुछ न कुछ राज्य, सारे राज्य होते हैं ना, कुछ न कुछ, मान लीजिए कि इसमें 5 हैं, इसमें 4 हैं, इसमें 3 हैं, इसमें 2 हैं, इसमें एक कहाँ से होगा, इसमें मान लीजिए कि 4, 1 2 3 5 4 हो गया, 6 है मान लीजिए। ठीक, तो इनका जो उपाध्यक्ष होगा ना, वह प्रत्येक मुख्यमंत्री क्रमानुसार एक एक वर्ष के लिए होता है। जैसे कि मान लीजिए इन केस, अगर मान लीजिए थोड़ा सा ऐसे ही सोच लीजिए कि मध्य क्षेत्र में मध्य प्रदेश शामिल हो गया, उत्तर प्रदेश शामिल हो गया, दिल्ली शामिल हो गया, हरियाणा शामिल हो गया और साथ ही साथ जो है आपका छत्तीसगढ़ शामिल हो गया। ठीक है, कुल कितने हो गए, 1 2 3 4 5। अब इनके उपाध्यक्ष, अध्यक्ष तो गृह मंत्री ही रहेगा, निश्चित है, ये फिक्स है। अब इनका उपाध्यक्ष कौन बनेगा, तो इनका उपाध्यक्ष एक बार मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बन जाएगा, अगली बार उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री, उसके बाद दिल्ली का, फिर हरियाणा का, फिर छत्तीसगढ़ का और फिर से मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री इसका उपाध्यक्ष बनता है। ठीक, अब ये तो हो गई हमारी बातें राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत गठित क्षेत्रीय परिषदों के बारे में। इसके बाद आगे चल करके 1971 में पूर्वोत्तर क्षेत्रीय परिषद अधिनियम के माध्यम से एक अन्य क्षेत्रीय परिषद का गठन किया गया, जिसमें कुल 8 राज्य शामिल हुए। ठीक है, पूर्वोत्तर के 8 राज्यों को इसमें शामिल कर लिया गया और एक नए क्षेत्रीय परिषद का गठन किया गया। तो वर्तमान में कुल कितने क्षेत्रीय परिषद हैं, वर्तमान में कुल 6 क्षेत्रीय परिषद हैं। ठीक है, चलिए अब चलते हैं सीधा अगले प्रश्न के बारे में, वरना यहीं पर रह जाएंगे। यहाँ पूछा जा रहा है कि अंतर्राज्यीय परिषद के संबंध में क्या सत्य है। ए, अंतर्राज्यीय परिषदों की व्यवस्था संविधान के अनुच्छेद 262 में की गई है। दूसरा, अंतर्राज्यीय परिषद में प्रधानमंत्री द्वारा 4 केंद्रीय कैबिनेट मंत्री नामित किए जाते हैं। तीसरा, सरकारिया आयोग द्वारा अंतर्राज्यीय परिषद के नियमित गठन के सुझाव दिए गए। और डी, अंतर्राज्यीय परिषद में केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व नहीं होता है। तो बताइए इनमें से कौन सा कथन जो है वह इंटर स्टेट काउंसिल या फिर अंतर्राज्यीय परिषद के संदर्भ में सत्य है। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी, सरकारिया आयोग द्वारा अंतर्राज्यीय परिषद के नियमित गठन का सुझाव दिया गया था। आपके लिए एक छोटा सा प्रश्न है कि यह सरकारिया आयोग जो है किस समय गठित किया गया था और इसने अपने सुझाव कब दिए थे और किस संदर्भ में इसका गठन हुआ था। ठीक है, यह छोटा सा सवाल है, जरा सा गूगल करेंगे आप लोग आसानी से प्रश्न का जवाब दे जाएंगे। बात करते हैं हम लोग यहाँ पर अंतर्राज्यीय परिषद के बारे में। तो सबसे पहले अंतर्राज्यीय परिषद की व्यवस्था हमारे संविधान के अनुच्छेद 263 में की गई है और यह जो है राज्यों के मध्य तथा केंद्र एवं राज्यों के मध्य, पहली चीज़ तो राज्यों के मध्य, ठीक है, दूसरी चीज़ राज्य और केंद्र के मध्य, ठीक है, राज्य और केंद्र के मध्य और राज्यों के मध्य समन्वय स्थापित करने के लिए इसके गठन की व्यवस्था की गई। किसके अंतर्गत, तो अनुच्छेद 263 के अंतर्गत सरकारिया आयोग या सरकारिया समिति के सुझावों के बाद। आगे इसके अध्यक्ष जो होता है, जो अंतर्राज्यीय परिषद का जो अध्यक्ष होता है वह होता है प्रधानमंत्री, पीएम लिख दूं क्या खाली, अंतर्राज्यीय परिषद का जो अध्यक्ष होता है वह होता है प्रधानमंत्री और इसमें प्रधानमंत्री के सुझाव पर 6 केंद्रीय कैबिनेट मंत्रियों को लिया जाता है, जिसमें प्रमुखतः एक व्यक्ति अनिवार्यतः शामिल होता है और वह होता है गृह मंत्री। ठीक है, तो प्रधानमंत्री, गृह मंत्री के अलावा 5
केंद्रीय कैबिनेट स्तर के मंत्री जो है वह अंतर्राज्यीय परिषद में शामिल होते हैं और इसके साथ साथ सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, सीएम, केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासक, राष्ट्रपति के शासन वाले राज्यों के राज्यपाल, मान लीजिए कहीं पर राष्ट्रपति शासन लागू है तो वहाँ का राज्यपाल, बस ये लोग शामिल होते हैं। ठीक है, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासक, राष्ट्रपति के शासन वाले राज्यों के राज्यपाल और प्रधानमंत्री, गृह मंत्री सहित 5 केंद्रीय कैबिनेट मंत्री इसमें शामिल होते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान की नींव मौलिक अधिकारों और नीति निदेशक सिद्धांतों के संतुलन पर रखी गई है। उपरोक्त कथन किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कहा गया? ए. केशवानंद भारती मामला, बी. मिनर्वा मिल्स मामला, सी. बेरूबारी यूनियन मामला या डी. LIC ऑफ इंडिया के वाद में। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी। 1980 के मिनर्वा मिल्स वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने यह कथन कहा था कि भारत का जो संविधान है या भारत के संविधान की जो नींव है वह मौलिक अधिकारों और DPSP यानी कि नीति निर्देशक तत्वों के संतुलन पर ही रखी गई है। वहीं संविधान के मूल ढांचे की व्यवस्था केशवानंद भारती के बाद में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा की गई थी, तो बेरूबारी यूनियन के बाद में उच्चतम न्यायालय ने प्रस्तावना को संविधान का एक भाग मान लिया था। ठीक है, अगला प्रश्न है कि पूर्वोत्तर परिषद के संबंध में क्या असत्य है? ए. पूर्वोत्तर परिषद का गठन पूर्वोत्तर परिषद अधिनियम 1971 द्वारा किया गया। बी. इसमें पूर्वोत्तर भारत के 7 राज्य शामिल हैं तथा सिक्किम को शामिल नहीं किया गया है। सी. पूर्वोत्तर परिषद पूर्वोत्तर भारत के लिए एक एकीकृत तथा समन्वित क्षेत्रीय योजना का निर्माण भी करती है। और डी. पूर्वोत्तर परिषद द्वारा सुरक्षा तथा सार्वजनिक व्यवस्था के रखरखाव के लिए उठाए गए कदमों की समीक्षा भी की जाती है। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी। यह कथन जो है असत्य है। पूर्वोत्तर भारत में 8 राज्यों को शामिल किया गया पूर्वोत्तर भारत के पूर्वोत्तर परिषद में और सिक्किम भी इसमें शामिल है। ठीक है, और इसका गठन जो है अभी अभी आपको बताया गया कि इसका गठन पूर्वोत्तर परिषद अधिनियम 1971 के माध्यम से किया गया था। और जिस प्रकार से अंतर्राज्यीय परिषद काम करती है उसी प्रकार से यह परिषद भी काम करती, दोनों एक ही है ना, क्षेत्रीय परिषद ही तो है दोनों। तो यह भी भारत के लिए भारत के लिए कह रहा हूँ, यह भी अपने क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले सभी राज्यों के लिए एक एकीकृत और समन्वित क्षेत्रीय योजना का निर्माण करती है। ठीक है, लेकिन इसके साथ साथ पूर्वोत्तर परिषद द्वारा सुरक्षा तथा सार्वजनिक व्यवस्था के रखरखाव के लिए राज्यों द्वारा उठाए गए कदमों की समीक्षा भी की जाती है। ठीक है, राज्यों की सुरक्षा नहीं, राज्यों में सुरक्षा तथा सार्वजनिक व्यवस्था के रखरखाव के लिए उठाए गए कदमों की समीक्षा भी पूर्वोत्तर परिषद करता है। अगला प्रश्न है कि अंतर्राज्यीय परिषद की स्थायी समिति की अध्यक्षता कौन करता है? ए. गृह सचिव, बी. भारत सरकार का संयुक्त सचिव, सी. केंद्रीय गृह मंत्री या डी. केंद्रीय गृह राज्य मंत्री। चलिए देखिए, अंतर्राज्यीय परिषद की स्थायी समिति की स्थापना जो अंतर्राज्यीय परिषद के विचारार्थ जो मामले होते हैं उन पर हमेशा चर्चा करने के लिए किया गया था। ठीक है, और इसमें शामिल होते हैं केंद्रीय गृह मंत्री, 5 केंद्रीय कैबिनेट मंत्री और 9 मुख्यमंत्री। तो अब जाहिर सी बात है सर्वोच्च रैंक किसकी है? सर्वोच्च रैंक है केंद्रीय गृह मंत्री की। तो अंतर्राज्यीय परिषद की स्थायी समिति की अध्यक्षता केंद्रीय गृह मंत्री करता है। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पूछा जा रहा है कि नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के संबंध में क्या असत्य है? ए. इसके द्वारा नागरिकता अधिनियम 1955 में संशोधन किया गया है। बी. यह अधिनियम अफगानिस्तान, बांग्लादेश तथा पाकिस्तान से आए अवैध प्रवासी भारतीयों को
अवैध प्रवासी भारतीय कहाँ होगा? फिर से पढ़ दे रहा हूँ कि यह अधिनियम अफगानिस्तान, बांग्लादेश तथा पाकिस्तान से आए अवैध प्रवासियों को भारतीय नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान करता है। सी, इस अधिनियम के अंतर्गत अवैध प्रवासियों के लिए देशीकरण की अवधि 11 वर्ष से घटाकर के 5 वर्ष कर दी गई है। या फिर डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। आपको बताना है नागरिकता संशोधन अधिनियम के संबंध में इनमें से कौन सा कथन जो है वह असत्य है। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से कोई भी कथन जो है वह गलत नहीं है। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 नागरिकता अधिनियम 1955 में संशोधन करता है और यह कहता है कि 31 दिसंबर 2014 के पहले आए हुए 6 समुदायों के लोग, कौन कौन से 6 धर्मों को मानने वाले, फिर से लिख दे रहा हूँ, 31 दिसंबर 2014 से भारत में आए हुए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी या ईसाई। ठीक है, अब देखिए नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 जो है नागरिकता अधिनियम 1955 में संशोधन करते हुए 6 समुदायों हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी या ईसाई को नागरिकता देने का प्रावधान करता है। किस प्रकार से? तो देशीकरण के माध्यम से। ठीक है, पहले देशीकरण की सभी के लिए जो अवधि थी वह थी 11 वर्ष की, लेकिन अब इस देशीकरण की अवधि को घटा करके 5 वर्ष कर दिया गया इन 6 धर्मों को मानने वालों के लिए। और बस इतना सही प्रावधान था। ठीक है, देशीकरण क्या है ये आपसे पूछना था। चलिए ज़रा सा बताइए, नहीं तो कमेंट का मेरे इंतज़ार कीजिए। नेक्स्ट कि निम्नलिखित में से कौन सा संविधानवाद का अर्थ नहीं है? ए, सीमित सरकार, बी, विधि का शासन, सी, शक्तियों का केंद्रीकरण या डी, बहुमत हितों की स्वीकृति। चलिए, यह प्रश्न आप सभी के लिए है, इस प्रश्न को करिएगा। अभी थोड़ा सा काम है वरना लेक्चर भी काफ़ी डिले हो जाएगा। तो फिलहाल इस लेक्चर में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए, धन्यवाद।